बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त आज जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आई है 2 रुकनी बेंच के रूबरू, और फिर सदारती रेफरेंस 63A की तशरीह के लिए फ़ाइल कर दिया गया है और 24 मार्च को उसकी सुनवाई है। तो माहौल जो है, सियासी माहौल या मुल्क का माहौल जो है, ये पुरसकून हो जाना चाहिए था। ये 2 काम है। मामला अदालत में चला गया है, लेकिन यहाँ मामला पुरसकून होने के बजाय मज़ीद गंभीर हो गया है, मज़ीद एक अफरा तफरी से मच गई है। और रावलपिंडी से कुछ कंसर्न शो किया गया है, वो किस हवाले से है इस पर बात करते हैं। और फिर आपके शहबाज गिल साहब, पिछले भी लाख जब मैंने पिछला भी लाख किया है तो शहबाज गिल साहब की वो बात जो है वो सामने आ चुकी हुई थी, तो मैंने तो बात करना मुनासिब नहीं समझा उस पर, लेकिन वो मेरे प्रोड्यूसर साहब कहते हैं जनाब शहबाज गिल साहब ने कुछ ज़्यादा ही काम उठा दिया है, उस पर ज़रा आप बात करें। चलो जी, कर लेते हैं बात उस पर भी। और फिर इनके काफ़िले जो हैं ये तैयार हैं जनाब नून लीग के। ये 24 को लाहौर से मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज उनकी क़यादत करते हुए जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ। रास्ते में पड़ाव करेंगे मुख्तलिफ़ जगहों पे। ये क्या प्लानिंग कैसे की है इन्होंने अपने अरकान असम्बली के साथ, ये मैं बताता हूँ। और फिर आज वीडियो लिंक पे मीटिंग हुई है कुछ डिवीज़नों के अरकान असम्बली के साथ हमज़ा शहबाज साहब की, और वही जो हलचल वाली बात है पहले वहीं से शुरू करना। शहबाज गिल, लो जी, वो कह रहे हैं शहबाज गिल साहब से शुरू करें। जनाब शहबाज गिल साहब आज सुप्रीम कोर्ट बारो बारी आए थे, तो बारो बारी निकल गए। वहाँ एक खातून ने उनसे बात की, सवाल किया उनका, जनाब शहबाज गिल साहब आप अपनी ज़ुबान, आप नशीर हैं वज़ीर आज़म के, कैसे ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं आप दलाल 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 कहते रहे हैं रमेश कुमार को। तो वहाँ जनाब उन्होंने कहा बिल्कुल जनाब आप ठीक कह रही हैं। तो पंजाबी में जो ब्रोकर होता है उसको दलाल कहते हैं। ओके, फिर उससे एक कदम और आगे बढ़ गए। वो कहते हैं ना पंजाब में रंडी जो है, जो बेवा खातून है, उसके लिए रंडी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वो कहते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों की मुख्तलिफ़ ज़बानें होती हैं। कराची में इसको गाली समझा जाता है, लेकिन पंजाब में बेवा खातून को, वो कहते हैं मुझे अभी पता चला है, मुझे एक साफ़ी ने बताया कि कराची में तो इसको गाली समझा जाता है। और वो कहते हैं ये ब्रोकर दलाल होता है। ओके, ठीक है जनाब, बात आपकी ठीक है। मैंने खुद देखा हुआ है, वो जो कमीशन एजेंट्स या इस तरह के होते हैं, वह मैंने खुद दलाल का लफ्ज़ किसी दौर में, पुराने दौर में वो मैंने पढ़ा है। लेकिन दलाल और दल्ले में फ़र्क होता है शायद। दल्ले, जब दलाल दल्ला बन जाता है फिर वो आप कह लें कि उसको गाली की वो एक शक्ल बन जाती है। हमने देखना मुस्तमिल जो इस्तेमाल हो रहा है उसके क्या मानी है। ये ज़्यादती बड़ी हो रही है जनाब, एक आम लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अखबारात में जब ये लफ्ज़ छपता है कि किसी खातून के साथ ज़्यादती हुई है तो उसका मानी कुछ और होता है। उससे सारी दुनिया समझ जाती है कि ख़बर वाला या लिखने वाला या ख़बर पेश करने वाला या अखबार क्या कहना चाहता है। उसका मतलब रेप, लेकिन उसको ज़रा ऐसे अंदाज में बयान किया जाता है कि जो लोग हैं, घर वाले, बच्चियाँ भी होती हैं, अखबार पढ़ने वाले सारे बच्चे भी होते हैं, वो समझ आ जाए। वो जब मुजीबर रहमान शामी साहब ने रोज़ाना पाकिस्तान का चार्ज संभाला तो यही लफ्ज़ जो था ना, इस ज़्यादती, उन्होंने कहा जनाब ये ज़्यादती का तो सीधा सीधा मतलब अब वो रेप बन गया हुआ है। तो इसकी बजाय हम कुछ और मज़ीद अच्छा लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करें, तो फिर बद अखलाक़ी का लफ्ज़ वहाँ ढूंढा गया कि बद अखलाक़ी को इन्वर्टेड कॉमास में कर दें कि जनाब ख़ातून बद अखलाक़ी का शिकार, या ये जो भी करना है उस, ये लफ्ज़ों का चुनाव इस तरह। अब ये जो ब्रोकर है इसको एक और मायने है, इसके एजेंट भी है, कमीशन एजेंट ब्रोकर के मायने और भी। तो अगर आप, चलो दलाल फिर भी किसी हद तक इस्तेमाल होता है कहीं कहीं, लेकिन अब ये कुछ ख़ास तबके के साथ ये लफ्ज़ जुड़ गया हुआ है तो इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। और फिर आपने तो दल्ला कहा था जनाब, दलाल नहीं कहा था आपने। आप मज़ीद पंजाबी में आगे चले गए थे कि ब्रोकर जनाब, वो ख़ातून जो थी शायद उर्दू स्पीकिंग थी, तो वो दल्ले की बजाय दलाल या वो लफ्ज़ अदा नहीं करना चाह रही थी। तो फिर इसका मतलब कि जो आप लोग होते हैं मशीर मशहूर वज़ीर वज़ूर, ये अपनी हुकूमत के पॉलिटिकल एजेंट हैं आप एक तरह से, सियासी
आप कह लें कि नुमाइंदे। और फिर एजेंट और ब्रोकर अगर मुतरादिफ अल्फाज हैं तो फिर तो इन लोगों को भी जो मुख्तलिफ इनके लिए ये है, अगर गैर अखलाकी लफ्ज़ नहीं है तो क्या आपको फिर ये कहा जाए कि ये सियासी दल्ले हैं इमरान खान के, ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं किया जा सकता यार, ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और जनाब रंडी और फेरियो, रंडी पंजाब में दो मानों में इस्तेमाल होता है। एक वही वो ठीक है बात, रंडवा रंडी, यानी जो जिसकी बेवा जिसकी अहलिया इंतकाल कर जाए वो रंडवा होता है, और वो रंडी इस्तेमाल होता है, वो रंडी होगी जनाब, वो बेचारी रंडी होगी। तो ये ओके ठीक है। लेकिन इसके बानी दूसरे भी हैं जो कराची वाले इस्तेमाल करते हैं। तवाइफ के मानों में भी ये इस्तेमाल होता है लफ्ज़, पंजाब में होता है इस्तेमाल। वो पंजाबी का एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि रंडी ते टिकदी आ मुस्टंडे नहीं टिकन देंदे, ये वो वाली रंडी है। अब ये अगर कोई बंदा कहे किसी वज़ीर और मशीर का नाम लेके, मुआविन खसूसी का नाम लेके कि वो ते रंडी दा पुत्र सी, यानी उसका बाप जो है वो मर चुका था, वो बेवा खातून का वो पुत्र था, रंडी ने उन्हें पालिया, अगर ये कहा जाए तो फिर कैसा लगेगा? वो लफ्ज़ जो आप किसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं फिर अपने लिए भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहें, या अपने लिए कभी इस्तेमाल करें। कभी किया इस्तेमाल किसी ने भी, मैं शहबाज गिल की बात नहीं कर रहा, मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, कोई बंदा भी ये कभी किसी ने कहा जनाब मेरी माँ रंडी सी, उन्हें बड़ी बड़ी मुश्किल ना पा लिया, कभी किसी के मुंह से ये लफ्ज़ सुना है? नहीं सुना ना। वैसे तो वो जो लौंडा है लफ्ज़ कि वो मीर का बड़ा मशहूर शेर है कि उसे तार के लौंडे से हुए जिसके सबब बीमार, उसे तार के लौंडे से दवा लेते हैं। ये भी एक केस बन गया था। ये जो हफीज़ पीरज़ादा साहब के बारे में एक राना नज़र रहमान साहब, उन्होंने एक तकरीर में ये कह दिया था जनाब ये भुट्टो का लौंडा है, तो उस पर केस बन गया, वो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया था। तो फिर उन्होंने ये शेर पेश किया जनाब ये तो हमारे शायर इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब लड़का। और कराची में वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना ये आम इस्तेमाल होता है कि और वो फलाना और फलाना, तो ये लेकिन यहाँ ये गाली के तौर पे भी लिया जाता है। ये सारा मामला है। अब ये सोच जहन वो अब हमें कहेंगे कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं देखो जनाब मैंने तो किड्डा जहन गंदा जहन है, मैं तो दल्ले के आ सी ब्रोकर के तौर पे इस्तेमाल किया था मैंने लफ्ज़। ब्रोकर बराबर है एजेंट के, और आप तमाम लोग जो हैं ये पॉलिटिकल एजेंट हैं एक तरह से, तो फिर आप सब जो हैं वो सियासी दल्ले इस्तेमाल अगर कोई करे बंदा तो आपको तो गुस्सा लगेगा। अपने लिए भी कभी इस्तेमाल करके देखें ये लफ्ज़, ठीक है ना। रंडी वाली बात में अब नहीं करता, वो दूर निकल जाती है बात। और फिर जनाब वज़ीर आज़म साहब ने यह कह दिया है कि वो जो हैं लोग अदलिया फ़ौज के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ ट्रेंड्स चला रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ पकड़ दकड़ का ऑर्डर FIA करो जी कार्रवाई उनको उनके ख़िलाफ़। और ये बड़ी दूर की कोड़ी लेके आए हैं फवाद चौधरी साहब, और फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि जनाब ये ना जो अपोजिशन वाले हैं नून लीग वगैरह, उन लोगों की ये कारस्तानी है, वो PTI वाले बन के ये सारे ट्रेंड चला रहे हैं, गालियाँ शालियाँ जमात तफरीक़ें जो भी चल रही हैं सारी। गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है, उनको ही पकड़ें जो ये ट्रेंड चला रहे हैं। और लेकिन वो जहाँ से एक मामला शुरू हुआ, पकड़ा गया जो मामला, वो जो एक एप्लीकेशन है ट्विटर की, ट्विटर स्पेस, उसका मेज़बान कौन था? वो तो खुल गई हुई बात ना, जिसमें कमल शौजब ने गालियाँ दी हैं और कहा है कि जनाब ये खून चूसते हैं फ़ौज वाले जो हैं, और वो स्ट्रा लगा के चूसते हैं, अब इनको वो नहीं मिल रहा कुछ, तो फिर ये हमारे ख़िलाफ़ हो गए हैं और गैर जानबदार और फलां और टीम, समझ आ गई ना आपको बात की। तो पहले उनको तो पकड़े ना। वो मैं नाम नहीं लेना चाहता कौन कौन है, उस गुफ्तगू में, कन्वर्सेशन में जो भी लोग हैं वो सारी तस्वीरें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो सबसे पहले तो चाहिए कि उनको पकड़ें, और फिर ये अगर उनमें कंवल साहबा भी हैं तो वो अगर मामला उन पर चला जाता है तो वो तो 63(1) के तहत नायल हो गई हैं, क्योंकि 63(1) ये कहता है कि मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना, अदलिया के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना, अगर इसमें उन्हें किसी अदालत से सज़ा हो जाए तो वो 5 साल के लिए नायल हो जाता है।
तो उनको तो पकड़े ना पहले, जो आपके पक्के पक्के बंदे सामने आ चुके हैं उनको पकड़े, बाकियों को भी ढूंढें, ये इबरत का निशान बनाएं जी इनको। और फिर खान साहब वही बातें कर रहे हैं बार बार कि जनाब तकर्री जो मेरिट का मतलब ये है कि बंदे नू काम आंदा होवे, सीनियर होना कोई काम नहीं, दूसरा काम आंदा होवे, उन्होंने न्यूट्रल ना होवे, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर दा दाई होवे। ये खान साहब ने फरमाया ना, आज मैं पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया था। खान साहब बार बार एक ख़ास अदारे को टारगेट कर रहे हैं किसी न किसी अंदाज में, कभी न्यूट्रल कह के, कभी किसी अंदाज में, कभी किसी अंदाज में। आज भी उनका इशारा मुझे लग रहा है इधर उधर ही वो अपने कर रहे थे। तो ये खान साहब, आप अगर उस अदारे के तावन के साथ ये चाहते हैं कि आपका इक़्तिदार बच जाए और आइन सबोताज हो जाए, आइन को तहवाला कर दिया जाए आपके लिए, तो तहवाला कर देना आइन को, या उसके लिए साजिश करना या कोशिश करना, ये सब मैंने कल आर्टिकल 6 पे बड़ी तफसील के साथ बात की थी। यहाँ आर्टिकल 6 लगता है, आप अदालत, आप फ़ौज को दावत दे रहे हैं कि मुझे बचाओ, उसके लिए गैर आइनी इक़दाम करो, जैसे भी करना है, जैसे भी किया आपने माजी में। अब वो यही तो सारा मसला बना हुआ है कि 2018 में जो काम हुए आइन का, जिस तरह खुल्लम खुल्ला मजाक बना इलेक्शन में, तो फिर तो भाई उसी से सारा, उसी से इधर उधर होने के लिए या कह लें बचने के लिए तो ये सारा कुछ हो रहा है कि जनाब गैर जानबदारी शो करें जनाब कि ठीक है एक आध बंदे से कोई गलती हुई है, तो बाकी तो सारे गैर। और खान साहब चाहते हैं कि जनाब दोबारा बीच में इन्वॉल्व हो जाए और फिर मेरी मौजें हो जाएं 2028 तक। वो खान साहब इतना होना नहीं हैगा। वो जो रावलपिंडी वाले हैं, आज फिर उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन की समाअत हुई है उसके बाद ये उन्होंने कुछ इजहार किया है अपने, जो भी जिसको भी उन्होंने करना है। इसको वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं मामले को कि क्या मामला है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि कुछ अटॉर्नी जनरल को मुखातब करके कुछ गैर सियासी जो ताकतें हैं वो सियासी किरदार चाहती हैं, इस तरह की बात की है। इस तरह की बात ओपन कोर्ट में वो ज़ाहिर है, वो अटॉर्नी जनरल साहब आप तो समझते हैं, अटॉर्नी जनरल समझते हैं तो बाकी भी तो सारे समझते ना की मामला हैगा। दावत कौन दे रहा उन्होंने? तो भाई वो एक तो ये जो अजलास हो रहा है OIC का, उसके हवाले से बड़े उनके अपने मामलात हैं तयशुदा, और फिर 23 की जो है मार्च की परेड वो, और फिर जो अजलास शुरू होना है 25 मार्च से कौमी असम्बली का, उस हवाले से भी वो बड़े उन्होंने अपने कंसर्न शो किए हैं। वो ये जो अफरा तफरी और ये और वो करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, और जो वहाँ कुछ तैनाती होगी सिक्योरिटी इदारों की, रेंजर्स भी होगी, FC वगैरह जो भी होंगे, उनमें जो ज़ाहिर है फ़ौज वाले उनमें उनकी कर रहे होते हैं कमान, तो वो उन्होंने जनाब ना हुकूमत को देखना है ना अपोजिशन को देखना है, उन्होंने तो देना सारे, यही तय हुआ है और यही बताया गया है। उन्होंने कहा सिविल सुवल वाले ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ साइट ਤੇ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि ये मजाक बनाया ਤੁਸੀਂ यार, एक जमहूरी प्रोसेस चलन दे उन्होंने जो भी है। अब वो ये चाहते हैं कि जमहूरी प्रोसेस चले। अब वो जो मामला है रेफरेंस वाला 63A की तशरीह वाला, वो अदालत जाने और हुकूमत जाने और अपोजिशन जमातें जाने, वहाँ मामला तशरीह पिछले व्लॉग में मैंने बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया है। फिर 95 ਨੂੰ ख़त्म कर दो यार। एक बंदा 172 सीटें जीत के बन गया वज़ीर आज़म और फिर सारे बंदे उसके भाग जाएं क्योंकि वो चेयरमैन है, उस पार्टी का सरबराह है, तो उसके ख़िलाफ़ जो वोट देगा वो वोट गिना ही नहीं जाएगा। उसके ख़िलाफ़ तो ज़िंदगी भर अब अदम एतमाद की तहरीक नहीं आ सकती। यही मामला चल रहा है ना। वो जो आज वो आज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो रिमार्क्स दिए कि जनाब आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक़ सियासी जमात का होता है, यानी अदम एतमाद के मामले में सियासी जमात का हक़ का वोट होता है, और इनफरादी हैसियत में उसके वोट की जो है वो कोई हैसियत नहीं होती। जमात में शमूलियत के बाद ये इज्तिमाई हक़ तस्वर होता है।
इसमें मैं बड़ी तफसील से पिछले व्लॉग में ये मैं जिक्र कर चुका हूँ। ये मेरी बहुत सारे दोस्तों से बात हुई व्लॉग के बाद, कुछ लोगों ने जो कोर्ट रिपोर्टर भी हैं उनका शायद ये सही तरीके से इसकी वो नहीं हुई, रिपोर्टिंग सही नहीं हुई, शायद कोई गड़बड़ हो गई है, ये हो गया। मैं कहा जनाब वो सुप्रीम कोर्ट वजाहत कर देती जनाब, ये नहीं, वो तो चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि जनाब अगर आप और आगे जाएंगे, बार वालों को कह रहे हैं, तो फिर ये रुकावट बीच में आ जाएगी। ये जो उनकी ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन वो कह रहे हैं मेरे ख्याल में कबल वक्त ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने दे दी, जिससे सारी वो जो सुकून है, ये देखें पूरी दुनिया में जब पुलिस आ जाए या मामला अदालत में चला जाए तो लोग बेफिक्र हो जाते हैं कि हूँ टेंशन वाली गल कोई नहीं, हूँ पुलिस भी आ गई है तो ये भी हो गया मामला ठीक। हमारे यहाँ जब पुलिस आती है लोग टेंशन में आ जाते हैं, वहाँ बेफिक्र होते हैं। अदालत में जाएँ जैसे ये मामला है, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के ये ऑब्जर्वेशन जो रिमार्क्स हैं उन्होंने हलचल पैदा की हुई है। बाज़ाहिर ये पुरसकून है सियासी समुंदर, लेकिन अंदर बड़ी लहरें उठ रही हैं कि यार ये इस वक्त करने वाली बात ही नहीं। अब लोग बेंच की तरफ देख रहे हैं कि बेंच क्या बनेगा। एक तो 24 तारीख को एक बेंच पहले ही लार्जर बेंच मौजूद है जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसकी सरबराही कर रहे हैं, और मिस्टर जस्टिस एजाज अल-हसन साहब हैं उसमें, मिस्टर जस्टिस मज़हर आलम खान मियाँ खेल साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं और जमाल खान मुंदो खेल साहब हैं। हो सकता है ये उसी बेंच में चला जाए, लेकिन मेरा ख्याल इसके लिए स्पेशल बेंच बनेगा। वो अब फुल कोर्ट बनती है ये, या सीनियर जजों का बनता है, या पिक एंड चूज़ होते हैं। अगर सीनियर जजों का बनता है 5 रुकनी बेंच, तो फिर क्या बेंच होगा वो ज़रा देखिए। वो मेरा ख्याल है कि तसल्ली बख्श एक सूरत हाल हो सकती है। चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब होंगे, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब होंगे, जस्टिस मकबूल बाकर साहब होंगे, 3 हो गए, सरदार तारक मसूद साहब होंगे 4 हो गए, और एजाज अल-हसन साहब 5 हो गए। अगर 5 रुकनी बनता है, अगर 7 रुकनी बनता है तो मज़हर आलम खान साहब भी आ जाएंगे और सजाद अली शाह साहब आ जाएंगे, फिर ये 7 रुकनी बन गए। और अगर ये 9 रुकनी बनता है तो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब भी शामिल हो जाएंगे इसमें, और मुनीब अख्तर साहब भी शामिल हो जाएंगे। अगर 10 रुकनी बनता है तो यही आफरीदी साहब भी शामिल हो जाएंगे। यहाँ तक सीनियरिटी को अगर देख के ये सीनियरिटी वाइज बनाया जाता है, तो फिर मेरे ख्याल जो ऑब्जर्वेशन वगैरह उन्होंने दी है ना, वो फिर एमी हवा में एक बात समझी जाएगी, मामला किसी मुस्बत सिमत में वो जाने शुरू हो जाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं। और फिर जो मैंने कहा मरियम 24 तारीख को निकल रही हैं लाहौर से। अच्छा, अब इन्होंने प्लान क्या किया है? प्लान इनका बड़ा ज़बरदस्त है। प्लान उन्होंने ये किया है कि तमाम काफ़िले जो हैं वो निकलेंगे, उनको टाइम दे दिया गया है कि आप निकलेंगे। मसलन लाहौर से जो काफ़िला निकलेगा इनका, वो तमाम विंग्स जो हैं नून लीग के वो उसमें अपने शिरकत करेंगे और ये गुजरावाला में जाके पड़ाव करेंगे। अच्छा, ये सारे लाहौर से नहीं चलने, ये मुख्तलिफ डिवीज़नों में, मसलन गुजरावाला डिवीज़न वाला जो मामला हुआ है उसमें जो गुजरावाले वाले हैं लोग, वो गुजरावाला से जेहलम तक इनको छोड़ के आएंगे। जेहलम के बाद जिसका दिल करता है वो आगे जाए, और जिसका दिल करता है वो वहाँ से वापस आ जाए। लेकिन फिर 27 को उन्हें दोबारा इस्लामाबाद डायरेक्ट अपने तौर पे पहुँचना है। ये सारा उनका प्लान है कि यानी ये नहीं है कि जनाब तमाम लोग लाहौर में इकट्ठे होकर और यहाँ से रैली निकलेगी, ऐसे नहीं है। रास्ते में लोग शामिल भी होते जाएंगे और निकलते भी जाएंगे। ये उनकी प्लानिंग है। और फिर बाकी जो हलचल की मैं बात कर रहा हूँ, सियासी हलचल की, अगर ये लोग जिनके बारे में वो कह रहे हैं जिन्हें अपना हक़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनफरादी हक़ ख़त्म हो जाता है बंदे का, वो जो स्पेशल सीटों पे हैं वो तो चलो मान लेते हैं उनकी हद तक। यानी 3 वोट ऐसे बनते हैं, रमेश कुमार साहब स्पेशल सीट पे हैं, वो अवाम के ज़रिए इलेक्ट होकर नहीं आए। 2 ख़वातीन हैं, 3 हो गए। बाकी सारे जो हैं वो उनके अपने वोट भी हैं, टिकट वाले वोट भी हैं, आज़ाद भी जीते हुए हैं। तो उन पे जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वाली ऑब्जर्वेशन है वो आप कैसे लागू करेंगे? ये 3 बंदे पार्टी को, जिनका मैं स्पेशल सीट वाले जो लोग हैं, ये तो पार्टी को जवाबदेह होते हैं, क्योंकि इनका अपना तो कुछ होता नहीं। पार्टी इनको एक लिस्ट देती है
स्पेशल सीटों के लिए वो उसमें से जो टॉप ऊपर वाले जो होते हैं उनको जितनी उनकी बनती हैं सीटें दे दी जाती हैं। लेकिन ये जो अरकान असम्बली हैं जनरल इलेक्शन में जीत के आए हुए, ये पार्टी को तो जवाबदेह होते हैं, ये हल्के में भी जवाबदेह होते हैं। इन्होंने हल्के में भी जवाब देना होता है। इसलिए जो दोस्त कह रहे हैं ना कि शायद कबल वक्त कोई उन्होंने रिमार्क्स दे दिए, एक नुक्ता अहमी उठा दिया उन्होंने, मुन्नी अख्तर साहब ने, आगे जाकर बेंच की तश्कील के बाद ये सूरत समझ आ जाएगी कि मामला किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा। अगर ये वैसे ही लोग चलो ये जजमेंट दे दे, अभी तो वो उसमें डिफेक्शन क्लास में आते ही नहीं है, अगर वो रिज़ाइन दे दें 20 बंदे 25 बंदे, तो फिर इनकी अक्सरियत किधर गई? खान साहब की, सदर साहब, ये फिर दे देना। ये भी मुनीब अख्तर साहब वाला अगर उसमें शामिल होते हैं तो ये ऑब्जर्वेशन भी दे दें कि अगर रिज़ाइन करके चले जाते हैं लोग तो फौरी तौर पर सदर जो है वो कहेगा वज़ीर आज़म को कि जनाब आप एतमाद का वोट लें, 172 वोट शामिल साबित करें कि आपके पास असम्बली में। ये सारी हमें खिचड़ी खिचड़ी पकाई, सीधा सीधा अगर आइन और कानून के ताबे सारा कुछ चल रहा हो तो कोई ना लड़ाई ना झगड़ा, ना अदालतों की ज़रूरत, ना तशरीहात की ज़रूरत। वही मैंने अर्ज़ किया कि दुनिया में लोग पुरसकून हो जाते हैं जहाँ बेचैनी शुरू हो जाती है, एक तलातम पैदा कर दिया हुआ है, एक अहमी। वो जब आपके सामने अभी था ही नहीं, उसकी हेयरिंग ही नहीं शुरू हुई, वो बकौल आपके 24 को हो रही है, तो उस पर ऑब्जर्वेशन का क्या? वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तो ये शायद कहा ही नहीं हुआ जिसके बारे में आपने ऑब्जर्वेशन दे दी है। और फिर ये बड़ी एक अंदर की पक्की खबर ये बयान की जा रही है कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट जाने और वो जाने, तशरीह जाने, लेकिन अतहादियों के साथ मामला किसी हद तक कीड़ा कूड़ा दे के मामला सेट हैं। वो 24-25 को किसी वक्त वो बाकायदा अनाउंस कर देंगे। वो खालिद मुफ्ती साहब जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी वालों से मिले हैं वज़ीर आज़म साहब, तो उन्होंने तो कोई उनके साथ वादा नहीं किया कि जनाब हम आपके साथ रहेंगे। वो कहते हैं कि जनाब हम अभी फ़ैसला करना है, अभी फ़ैसला करना है। और एमकेएम वालों के साथ कल शायद मौलाना साहब की कराची में मुलाकात हो रही है। मौलाना फजल रहमान साहब एक दिन कराची में गुजारेंगे, फिर वापस आएंगे। और फिर काफ लीग वालों के साथ भी ये सारे तेल देखो तेल की धार देखो अपना अपना वज़न तोल रहे हैं सियासी कंडे में कि जनाब हम कहाँ खड़े हैं और हमें अपने वज़न के हिसाब से क्या क्या मिलना चाहिए, बस इतनी बात है। और फिर जो जब शुरू होगा मामला सुप्रीम कोर्ट में, इसमें सदारती रेफरेंस में, तो बहुत सारी परतें खुलेंगी। वहाँ चुप करके थोड़ा खड़े रहना बाकी वकीलों ने। जो ऑब्जर्वेशन आ गई है, जिस बानी ऑब्जर्वेशन है, और चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जनाब वो इसकी ज़द में आप आ जाएंगे, तो वो कैसे ज़द में आ जाएंगे ज़बानी ऑब्जर्वेशन की? ये तो सवाल ही नहीं था वहाँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, ये सवाल तो सदारती रेफरेंस का है। सदारती रेफरेंस में अब जो दूसरे हैं वो भी अपना मौक़िफ़ देंगे ना कि एक आइन की ऐसे तशरीह आप कर दें कि 95 गैर मौसर हो जाए, कि कभी ज़िंदगी भर एक बंदे ने अगर 172 वोट उसकी पार्टी ने ले लिए हुए हैं, अरकान आ गए हैं उसके असम्बली में, और वो वज़ीर आज़म बन गया और पार्टी, वो तो ज़िंदगी भर फिर उसको हटाया नहीं जा सकता 5 साल। लगा खौफ करें, आइन को आइन की तरह पढ़ें यार। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला हम पर, आप पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।